हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको जो लेक्चर बताने वाले हैं, इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन। तो जो भी आपकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपकी इंटरनल एनर्जी हुई, इंटरनल एनर्जी जो हम यू से लिखेंगे, आपकी हीट कैपेसिटी हुई, आपकी हीट कैपेसिटी Cv को इंटरवल पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे। और हम आपका जो आपका हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो है उसको भी हम आपका जो है आपका पार्टीशन फंक्शन के क्रम में लिखेंगे। फिर हम आपका जो लास्ट के अंदर आपका आपका जो फ्री एनर्जी है, आपकी फ्री एनर्जी, उसको भी हम लिख सकते हैं। एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी, इसको भी हम लिखेंगे एस जी। ठीक है भाई, इन सभी को आपकी जो है वो हम पार्टीशन फंक्शन के क्रम में इसको लिखना आते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जो पार्टीशन फंक्शन हमने जो कैलकुलेट किया फॉर रोटेशन वाइब्रेशन, आपके इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन जो हमने कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू आने के बाद हम क्या है कि ये फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपके पास है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो हम डायरेक्टली हम यहाँ पर लेकर चलेंगे एक एक फंक्शन, उसको हम यहाँ पर पार्टीशन फंक्शन के क्रम में इवेलुएट करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर पहला आपका जो है हम जो पार्टीशन फंक्शन के क्रम में हम कंसीडर कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी। ठीक है भाई, तो इंटरनल एनर्जी को हम इट इज डिनोटेड बाय यू से हम बार बार इसको डिनोट करते आ रहे हैं। और u को डिफाइन करने के लिए आपने फिर कंसीडर करना है कि कंसीडर टोटल n पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट इन zi, या फिर ni नंबर ऑफ पार्टिकल लिख लो, i सेल के अंदर ni नंबर ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट इन ci सेल्स। ठीक है भाई, GI से आपकी डीजनरेसी जो सेल्स है उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। ठीक है भाई, GI के अंदर। तो यहाँ पर आपके जो है मान लेते हैं आपका ये सिस्टम है, उसमें इस तरह से आपके एनर्जी के लेवल है। इसकी आपकी ये जो है आपका फर्स्ट लेवल है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, और इसके बाद आइए लेवल मान लेते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो लेवल है आपका फर्स्ट या फिर आईएथ लेवल है, उसमें आपकी जो डीजनरेसी है वो GI है, यानी कि ये लेवल्स आपके GI में डिवाइडेड है। और एक है इस लेवल का जो आपकी जो Ni नंबर ऑफ पार्टिकल है, यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस लेवल के अंदर। इसमें N1 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, N2 का, N3 का, N4, इस तरह से Ni का। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं दिस इज इंप्लाइड दैट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होगा दिस इज Ni। ठीक है भाई, Ni, दिस इज समेशन ऑफ Ni, और इसको हम n से लिखेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है भाई, सिमिलरली यहाँ पर टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम क्या होगी मेरे को एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इस लेवल की एनर्जी मान लेते हैं E1 है, इसकी E2 है, E3 है, E4 है, और इसमें N1 पार्टिकल है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि इस लेवल की एनर्जी जो होगी N1 पार्टिकल की, और एक जो इस लेवल की एनर्जी है वो N1, तो ये इस लेवल की टोटल एनर्जी जो है वो आ जाएगी Ni1 E1। इसी तरह इसकी भी N2 E2 आ जाएगी, इस तरह N3 E3 एंड सो ऑन, एंड जो है इस तरह से। और यदि आपकी जो टोटल एनर्जी निकालनी है सभी को ऐड कर देते हैं, तो इसको जर्नलाइजेशन में NiEi लिख रहा हूँ, दिस इज द टोटल एनर्जी। ठीक है भाई, टोटल एनर्जी, और दिस एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी बोल रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये मान लेते हैं सिस्टम की टोटल एनर्जी है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ऑफ सिस्टम, जो भी आपका थर्मोडायनामिकल सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो ये, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना सकते हैं। ठीक है,
अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, इसको पार्टीशन फंक्शन की टर्म में इवेलुएट करना है, तो इसको हम u समेशन, ठीक है भाई, एन आई इज इक्वल टू 1 से आई इज इक्वल टू आई तक का आपका अप्रोक्सीमेट है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपकी एन आई और ई आई, ठीक है भाई। इन जनरलाइजेशन केस इसको हम, ये जो एन आई है इसको समेशन के अंदर लिखेंगे, तो जनरलाइजेशन केस के अंदर लिख रहा हूँ, ये टोटल नंबर ऑफ आपका पार्टिकल हो जाएंगे दिस एन आई, और यहाँ पर एनर्जी भी एवरेज एनर्जी हम यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो दिस इज द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एन इनटू में एवरेज एनर्जी, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है इक्वेशन नंबर 3, वेयर में आप डाल लें, यहाँ पर एन इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, ठीक है भाई, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पर एन ये हो जाएगा, और इसको एन बार को हम एवरेज एनर्जी वो पार्टिकल बोल रहे हैं, ठीक है। जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी जो है एवरेज एनर्जी जो है दिस इज इक्वल टू ई बार, ठीक है भाई। और इस ई बार को हम, ये जो है इसको हम कैलकुलेट करना है हमने, ठीक है। इसके बाद जो ई बार है दिस इज इम्प्लाइज दैट एवरेज एनर्जी जो होती है, एवरेज एनर्जी ई बार इज इक्वल टू क्या होगी, एवरेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी हमने अभी देखी, उसकी एनर्जी क्या होती है एन आई ई आई, टोटल एनर्जी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उसमें एन आई, ठीक है भाई। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, और इसको इस इक्वेशन को हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद यूजिंग आपका जो है दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन द एन आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन हायर एनर्जी स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, हम जो एन जो है दिस इज बर्ग यहाँ पर लिखना है, ये जो ये एन है समालर है, इसको आई को हम आई कंपोनेंट के लिए रिप्लेसमेंट कर सकते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए, और ई और आई के लिए तो आई है, और अपॉन में केवीटी होता है उसको हम केवीटी को बीटा लिख रहे हैं, तो ये हम कंसीडर कर रहे हैं, देखो ये कंसीडर है कि बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में केवीटी, ठीक है भाई। तो हम इसको बीटा लिख रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो वैल्यू है दिस इज आई ई आई अपॉन में केवीटी आना चाहिए, ठीक है भाई। तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये आपकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, दिस इज इम्प्लाइज दैट, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास कि एवरेज जो एनर्जी है आपकी दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन नॉट ई की पावर में ई आई बीटा, ठीक है भाई, इनटू में ई आई अपॉन में एन आई दिस इज ई एप्सिलॉन आई बीटा, और ये जो एन नॉट है दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, तो ये यहाँ से भी बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है भाई। दिस इज, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएंगे दिस इस तरह से ई आई ई की पावर में ई आई बीटा, ठीक है, और दिस इज ई माइनस आई बीटा, ठीक है। इस इक्वेशन को हम फिर से 5 इक्वेशन दे देते हैं, और इसके बाद हम देखो इनके बीच में रिलेशनशिप कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि कोई क्या फंक्शन है उसकी वैल्यू जो है जैसे ई की पावर में माइनस समेशन ई आई बीटा, ठीक है भाई। और इसको इस ऐसा बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बीटा, ठीक है भाई। बीटा के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, क्या अपॉन में डी, ये डी बीटा, ये हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर है, ये बात ध्यान रखनी, ठीक है भाई। और दिस इज इक्वल टू, ये समेशन कैसे कैसे रहेगी, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन ये का ही आता है बीटा इनटू में आपका तो बीटा के रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, ये बीटा का 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू माइनस ई आई आ जाएगी, ठीक है भाई। दिस इज माइनस में समेशन ई आई तो आपके पास यहाँ पर आ गया, और इसकी वैल्यू आ गई ई आई बीटा, ठीक है। और इसको हम ये जो माइनस का साइन है इसको उल्टी तरफ भी लिख सकते हैं, माइनस में डी
आपका जो है ये जो वैल्यू है, यानी कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है, जो ऊपर लिखा हुआ फंक्शन है उसकी वैल्यू आपके पास ये निकल के आती है, ठीक है भाई। और जो नीचे वाला फंक्शन है उसको हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इंप्लाइज दैट एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये वैल्यू क्या है आपकी माइनस का डी क्या अपॉन में टी बीटा एट कांस्टेंट वोल्यूम, और अपॉन में ये वैल्यू क्या है 1 अपॉन में क्यू है, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस का साइन डी एल एन क्यू अपॉन में डी बीटा, ठीक है। तो ये एवरेज वैल्यू निकल के आई है आपकी इन टर्म ऑफ बीटा और क्यू फंक्शन की टर्म में, ठीक है। और बीटा क्या है आपका 1 अपॉन में के बी टी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब क्या है, ये वैल्यू एवरेज वैल्यू आ गई है, हमें इंटरनल एनर्जी चाहिए, तो दिस इज इंप्लाइज दैट यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, ठीक है भाई। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस का साइन एन से मल्टीप्लाई कर दो आप, डी एल एन क्यू अपॉन में डी बीटा, और यहाँ पर जो ये आपका जो है ये जो है हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है भाई, दिस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप इंटरनल एनर्जी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी इस तरह से आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है इंटरनल एनर्जी। इसके बाद यदि हम बीटा की वैल्यू और रखें यहाँ पर, बट यहाँ पर लिखे बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के बी टी, ठीक है भाई। हमें डिफरेंशिएशन की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग डिफरेंशिएशन डी बीटा, देखो क्या हो जाएगा, पूरी तरह विद रिस्पेक्ट टू टी करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के बी टी स्क्वायर 1 अपॉन टी का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी का स्क्वायर हो जाएगा और डी टी ये हो जाएगा, यानी कि बीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो दिस इज इंप्लाइज दैट यू क्या हो जाएगा, देखो एन आपके पास ऐसे ही, डी एल एन क्यू भी आपके पास ऐसे ही, अपॉन में नीचे वाला फंक्शन जो है उसकी जगह हम ये लिख रहे हैं, तो माइनस का साइन हो जाएगा प्लस का, ठीक है भाई। और ये आपका ये जो है ये 1 अपॉन की टी का स्क्वायर डी टी, ठीक है। और यू क्या हो जाएगा, इसको आप एन है और ये आपका के बी और ये आपका पास दिस के बी टी का स्क्वायर, ठीक है भाई, और ये डी एल एन क्यू अपॉन में डी टी हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर यदि आप एन मोल के लिए लिखें इसको, यदि एन मोल के लिए लिखना चाहते हैं तो इसको एन मोल के लिए लिख सकते हैं, ये 4 एन मोल के लिए, यहाँ पर एन या आप ये लिख सकते हो दिस इज कैपिटल एन के बी, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो एन आर के बराबर होता है, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, एन इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये है नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है भाई, नंबर ऑफ मोल्स, ये रिलेशनशिप है आपने याद रखनी है, ठीक है भाई। तो इसकी जगह हम एन आर लिख सकते हैं, दिस इज इंप्लाइज दैट इंटरनल एनर्जी एन आर टी का स्क्वायर और डी एल एन क्यू अपॉन में डी टी, ठीक है भाई, एट कांस्टेंट। ये आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करने का तरीका है इंटरनल एनर्जी एन आर टी का स्क्वायर, ठीक है भाई, और डी एल एन क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। ये इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद आपका दूसरा फंक्शन हम निकालेंगे हीट कैपेसिटी का, ठीक है। तो वो आपकी तो इंटरनल एनर्जी से निकलेगा, हीट कैपेसिटी जो होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी, ठीक है भाई। तो आगे जो है आपका केस नंबर 7 है या पॉइंट सेकंड आप मानेंगे, ठीक है भाई, ये सेकंड पॉइंट है हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये हीट कैपेसिटी निकालेंगे इन टर्म ऑफ क्यू, ठीक है भाई, क्यू। तो यहाँ पर देखो हीट कैपेसिटी क्या होती है, बाय डेफिनेशन हीट कैपेसिटी चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है हीट कैपेसिटी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन यहाँ पर यूज करें,
तो इंटरनल एनर्जी क्या है आपके पास, ये हमने अभी निकाली एन आर टी का स्क्वायर डी एल एन क्यू अपॉन में डी टी। तो यहाँ पर देखो ये एन आर तो आपका कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। अब डी टी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करना है, आपके दो फंक्शन है, टी का स्क्वायर है और दूसरा फंक्शन है एल एन क्यू अपॉन में डी टी। ठीक है भाई, ये फंक्शन है, तो इसको u मान लो, इसको v मान लो, इसको डिफरेंशिएट कर दो एन आर। तो ये t का स्क्वायर एज इट इज कर दिया हमने पहले। ठीक है भाई, और इसके ऊपर डिफरेंशिएशन लगेगा तो ये डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, प्लस में आप मैंने ये फंक्शन एज इट इज रख लिया, t का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t आता है। ठीक है भाई, d ln q अपॉन में dt। तो ये मैंने आपका डिफरेंशिएशन कर दिया है, और ये आपकी हीट कैपेसिटी आ गई है एन आर टी का स्क्वायर डी स्क्वायर एल एन क्यू अपॉन में डी टी का स्क्वायर प्लस में एन आर टी। ठीक है भाई, एन आर टी डी एल एन क्यू अपॉन में डी टी। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम हीट कैपेसिटी निकालेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, आसान सा है क्योंकि इंटरनल एनर्जी से रिलेट करती है और इंटरनल एनर्जी हमें निकालती है सिस्टम में। ठीक है भाई, उसके लिए हीट कैपेसिटी ये निकालती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, वो है आपका एंट्रोपी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो रिलेशनशिप है वो एंट्रोपी निकालेंगे यहाँ पर से। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है आपका एंट्रोपी। तो एंट्रोपी को इट इज डिनोटेड बाय एस, एस से लिखते हैं। और एंट्रोपी का रिलेशनशिप होता है बाय यूजिंग बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इन ये बोल्ट्जमैन लॉ के अनुसार क्या है कि एंट्रोपी इज रिलेटेड टू थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी। तो हम यहाँ पर थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी किसी सिस्टम की निकालेंगे, और किसी भी सिस्टम की निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि भाई आपके वही आपके लेवल कंसीडर कर रहे हैं और आईएथ लेवल की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आईएथ लेवल। और इसमें आपका क्या है एन आई नंबर ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड इन जीआई सेल्स। ठीक है भाई, ये हम कर रहे हैं, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है एन है। ठीक है भाई, टोटल एनर्जी आपकी यू है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है कि आपके जो नंबर ऑफ पार्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, आपके जो नंबर ऑफ पार्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, दिस इज इंप्लाइड दैट द थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस केस की एन आई पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट इन एन आई सेल सी आई सेल के अंदर, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ, देखो ये आपका प्रोडक्ट है कि पहले लेवल पे, दूसरे तीसरे सभी के ऊपर आप लेवल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर i इक्वल टू 1 से i n तक करना है। ठीक है, और उसके लिए क्या होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ आपका ये जो जी आई है अपॉन में जी आई अपॉन में एन आई का फैक्टोरियल। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं आपकी थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी किसी भी सिस्टम की। ठीक है, तो इसको हम W से लिखते हैं, W। तो ये थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी सिस्टम की आ गई है जो ये है। तो थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी by using Boltzmann law, this is entropy related to thermodynamical property। तो S is equal to kb Boltzmann constant ln W thermodynamical property। ठीक है भाई, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर रख दो, दिस इज इम्प्लाइड दैट kb और ये ln हो जाएगा, और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट है i इक्वल टू 1 से i n तक जी आई एन आई फैक्टोरियल्स। ठीक है भाई, तो ये एल एन है, ये समीशन में कन्वर्ट कर देते हैं, पता है आपका, दिस इज समीशन कर देंगे। ठीक है भाई, i इक्वल टू 1 से i n तक जाएगा। तो यहाँ पर एल एन यदि आप लगाएंगे तो ये एल एन एक्स बाई एम एल ऊपर होता है, तो एम आगे आ जाता है, एल एन एक्स हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल वही लगा रहा हूँ क्योंकि एन आई आ गई एल एन सी आई। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ पर भी देखो एक्स बाई एन वाई भी आप लगेगा एल एन, क्योंकि ऊपर का फैक्टर एल एन माइनस में नीचे का फैक्टर माइनस में एल एन एन आई फैक्टोरियल्स। ठीक है भाई, ये मैंने आपका लगा दिया है।
एल एन का फार्मूला। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, ये फैक्टोरियल की वैल्यू है, ये डायरेक्ट छोड़नी होती है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बाय यूजिंग स्टेलिंग अप्रोक्सीमेशन, बाय यूजिंग स्टेलिंग अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, और स्टेलिंग अप्रोक्सीमेशन क्या कहती है कि यदि आपकी एन आई जी आई वैल्यू लार्जर है तो हम जो ये देखो, यदि x इज लार्जर है तो एल एन एक्स फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है उसको हम x एल एन एक्स माइनस एम एक्स लिख सकते हैं। तो वही मैं करने वाला हूँ यहाँ पर कि दिस इज, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी के बी। देखो समेशन आपके पास लगेगा ऐसे कैसे, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये एन आई एल एन जी आई, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस में, यहाँ पर आप लगाओ एल एन एन आई एल एन एन आई और माइनस में एन आई, और ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है भाई, इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद देखो क्या होगा कि यदि हम इसके ऊपर सब ये जो एल एन है, यहाँ पर भी एन आई है, यहाँ पर भी एन आई है, दोनों की जगह कॉमन निकाल दो, तो ये आपके पास है एंट्रोपी के बी आपके पास है, और समेशन तो आपके पास रहेगी, एन आई आपके पास कॉमन, और एन आई जी आई बाई एन आई लिख दूँ। ठीक है भाई, इस तरह से दिस इज एन आई जी आई बाई एन आई, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा एम माइनस एन वाला। ठीक है भाई, और माइनस में और एन आई का समय, एन आई का समेशन। ठीक है भाई, एन आई का समेशन, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये देखो समेशन इसके ऊपर भी अप्लाई करते हैं और इसके ऊपर भी अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि समेशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये एन आई एल एन जी आई बाई एन आई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से माइनस में इसके ऊपर समेशन अप्लाई करेंगे तो ये माइनस का एन आई हो जाएगा, और इसको हमने क्या लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, इसको एन लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एन लिख देता हूँ। ठीक है, दिस इज एन, कैपिटल एन। बट यहाँ पर एक टर्म हम यहाँ पर याद रखनी है कि माई एल एन सी आई बाई एन आई की जो वैल्यू है आपके पास, एन आई बाई सी आई की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली आपने याद रखनी है, जैसे एल एन क्यू अपॉन में एन, दिस इज वैल्यू कंसीडर है बाय यूजिंग आपकी स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स, जो एल एन जी आई बाई एन आई की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू एल एन क्यू बाई एन। ठीक है भाई, और माइनस में ई आई बाई के वी टी, ये आपने याद रखना है भाई, ये ई आई बाई के वी टी माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक है, और माइनस प्लस साइन के साथ आएगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये थर्मोडायनामिक्स स्टैटिकल हम यूज कर रहे हैं, और उसकी वजह से ये वैल्यू जो है उसको हम ये लिख सकते हैं, तो इसको इसकी जो ये अंदर वाली जो टर्में हैं उसकी जगह में ये रिप्लेसमेंट करेंगे, इसको रिप्लेसमेंट करो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, दिस implies that एंट्रोपी इज इक्वल टू के बी, तो आपके पास ऐसे ही है। ठीक है भाई, समेशन एन आई, और ये एल एन क्या है, क्यू बाई एन। ठीक है भाई, और माइनस प्लस का ई आई बाई के वी टी। ठीक है, और माइनस का क्या चल रहा है, माइनस का एन चल रहा है आपके पास। ठीक है, ये देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये सारी टर्म आपकी क्या है, जो मल्टीप्लाई करो एन आई के साथ में, तो इसको के वी प्लस एस समेशन, देखो ये आपकी कांस्टेंट टर्म बन जाएंगी एल एन क्यू बाई एन, तो ये इसको कांस्टेंट है तो समेशन के बाहर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसको, और समेशन आपकी एन आई के ऊपर लग जाएगी। ठीक है भाई, और प्लस में यहाँ पर आपकी के वी, आपका हमारा कौन में के वी टी ये कांस्टेंट है, और समेशन आपकी किसके ऊपर लगेगी, एन आई और ई आई के ऊपर। ठीक है भाई, और माइनस में एन तो आपके पास चल ही रहा है। ठीक है, और अब ये वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू एन है हमें पता है, ये वैल्यू क्या है, ये टोटल एनर्जी यू, इंटरनल एनर्जी। ठीक है भाई, तो एस आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो के बी और यहाँ से निकल के आएगा एन लिख देता हूँ, एल एन क्यू वाई एन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, तो
यहाँ पर देखो, यहाँ पर के भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है भाई। और यू पर यू बच गया है आपका और नीचे टी, ठीक है भाई, यही है। और माइनस का एन है और के भी आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। और हमें ये और बट हमें ये पता है कि वो एन मोल के लिए आपका एन जो आर जो होता है दिस इज द कैपिटल एन के बी के बराबर होता है, ठीक है भाई, एन मोल के लिए। तो यहाँ पर ये जो एन आर है उसके पास एन आर लिख सकते हैं, इसकी जगह भी एन आर, ठीक है। तो ये लिख दो, एंट्रोपी क्या है आपके पास एन आर एल एन क्यू बाई एन, ठीक है, माइनस में यू बाई टी, ठीक है भाई, और यहाँ पर एन आर, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। और हमें यू आपके पास कैलकुलेटेड है ही बच्चे, ये लिख रखा है यू की वैल्यू आपके पास है, तो यू की वैल्यू यहाँ पर रख दो, ठीक है भाई। तो दिस इज इंप्लाई दैट एंट्रोपी एन आर एल एन क्यू बाई एन, ठीक है भाई। और यू की जगह क्या है आपके पास माइनस का साइन, एन आर टी आपके पास बच जाएंगे, तो एक टी कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से, और ये डी एल एन क्यू अपॉन में डी टी और माइनस में एन आर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर भी एन आर है, यहाँ पर भी एन आर है, यहाँ पर भी, सभी में से एन आर कॉमन निकाल सकते हैं, और एंट्रोपी की वैल्यू आ जाएगी एन आर कॉमन, ठीक है भाई, और एल एन क्यू बाई एन, ठीक है भाई, क्यू बाई एन माइनस का टी डी एल एन क्यू अपॉन में डी टी और माइनस का वन, ठीक है भाई। ये वैल्यू आपके पास एंट्रोपी की आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, आपको इंटरनल एनर्जी से कैलकुलेट होकर आई है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से आप क्या निकालेंगे, एंट्रोपी निकालेंगे, और हम इससे पहले क्या निकाल चुके हैं, इंटरनल एनर्जी निकाल चुके हैं, ठीक है। और इसी दोनों का फंक्शन का यूज करते हुए हम क्या निकाल सकते हैं, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं, और फिर हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का यूज करते हुए हम फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे जल्दी से करते हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ है आपका हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ठीक है भाई। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को हम ए से आपका डिनोट करेंगे, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को हम ए से डिनोट करेंगे, तो इट इज डिनोटेड बाई ए, ठीक है। और ए क्या है डेफिनेशन के अनुसार यू माइनस टी एस होता है, ठीक है भाई। यू हमें पता है, टी टेम्परेचर है, एस एंट्रोपी हमें पता है, ठीक है भाई। यूजिंग दिस इक्वेशन यहाँ पर एन आर टी का स्क्वायर, ठीक है भाई, डी एल एन क्यू अपॉन डी टी, ये आपके पास हो जाएगा, माइनस में टी से मल्टीप्लाई करना है एन आर टी और ये एल एन क्यू बाई एन, ठीक है भाई, माइनस में टी डी एल एन क्यू बाई डी टी माइनस में वन, ठीक है भाई। ये फंक्शन देखो, ये एन आर टी जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन नेगेटिव, ये पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, ठीक है भाई। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल आउट होने के बाद क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आपके पास जो आपके पास रिमेनिंग बचेंगे वो आपके पास है एन आर टी, ये एल एन क्यू बाई एन और माइनस का आपके पास वन हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू को इवेलुएट कर सकते हैं, ए की वैल्यू को, ठीक है। ए की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी यहाँ से, इस तरह से आपने कैलकुलेटेड करना है। इसके बाद हम फ्री एनर्जी को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरह से, ठीक है भाई। तो कोई प्रॉब्लम है तो बताना मुझे इसमें से, इस तरह से कन्वर्ट में। थैंक यू।